नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी दिनों से मेरी इच्छाएं थी और काफ़ी दिनों से हम लोग अपने पारिवारिक समस्याओं की वजह से कहीं घूम फिर नहीं पा रहे थे और मैं उस बीच में थोड़ा सा वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। और काफ़ी दिनों से हम लोगों ने विचार ये बनाया था कि हम लोगों को घूमने के लिए जाना है पार्क में। इसके पहले भी मैं कई बार इस पार्क में आ चुका हूँ, मगर मैंने वीडियो 2 ही बार बनाई है, क्योंकि यहाँ पे इस पार्क में आने में मुझे बड़ा सुकून महसूस होता है, क्योंकि ये पार्क इतना बेहतरीन बना हुआ है। और नोएडा में मेरे हिसाब से ये पहला पार्क होगा जो इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। और क्योंकि ये वैदिक पार्क है तो यहाँ पे ज्ञान की चीज़ें भी बहुत हैं जो लोगों को अपने पुराने इतिहास से सीखने के लिए मिलता है। और लोग अपने पुराने इतिहास को तो भूल चुके हैं, क्योंकि उनको आज के जो मॉडर्न साइंस है उसको लोग समझते हैं। और पहले के जो जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी जो लिखे हुए उनके ग्रंथ हैं और उनकी किताबें हैं, लोग उसको प्राचीन कहते हैं। और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए, उसी वेद और उसी किताबों को पढ़कर उन्होंने नया नया रिसर्च किया। जिस तरक्की की बात हम लोग आज कर रहे हैं, हमारे भारत में ये 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले यहाँ पे हमारे जो ऋषि मुनि थे उसका वो आविष्कार कर चुके थे, जिसको हम आज मॉडर्न साइंस का नाम लेते हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी और विमान शास्त्र। और इस तरह की कई तरह की किताबें उन्होंने लिखी है, जिसको हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसका परीक्षण किया था और अनेकों प्रकार की किताबें उन्होंने लिखी और शास्त्र लिखे, ज्ञान दिया हम लोगों को, मगर हम उनको सजो नहीं पाए, जिस वजह से आज हमारा जो ज्ञान है पीछे है। और आने वाली समय में हम धीरे धीरे अपना जो कल्चर है वो भूलते जा रहे हैं। आज की जो मॉडर्न साइंस है या मॉडर्न लोग हैं, वो सोचते हैं कि आज हम डेवलप हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि आज से हम 4-5 हजार वर्ष पहले जिस आविष्कार की आज बात हम कर रहे हैं, हवाई जहाज और प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ 5,000 साल पहले भारत में होता था। और विमान शास्त्र तो लगभग 5 से 6 हजार वर्ष पहले लिखा गया है। और इसके पहले और भी कई तरह के भारत में खोज हुई है और हमारे ऋषि मुनियों ने की है इसकी। तो इस पार्क में उसके विषय में बताया गया है। और नोएडा में ये पार्क काफ़ी अच्छा है, जिसको वेदवन पार्क के नाम से जाना जाता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी 2 वीडियो बनाई है, मगर उतनी अच्छी मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव भी था मेरे पास। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आप लोगों को सब दिखाने की। और ये पार्क नोएडा में चारों तरफ से बिल्डिंगों से घिरा हुआ है, इस वजह से इसकी खूबसूरती और भी अच्छी है। और यहाँ पे साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। और आप लोग मेरे कैमरे में देख रहे होंगे कि इस पार्क में अगल बगल में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। और सुबह इसका टाइम जो होता है, सुबह 4 बजे से खुला रहता है ये, और फिर में बीच में 11, साढ़े 11, 12 बजे बंद कर दिया जाता है। और फिर शाम को 4 बजे के लगभग खोलते हैं इसको, और 9-10 बजे के लगभग इसको बंद कर दिया जाता है। और इस पार्क में साफ सफाई का बहुत ही ध्यान दिया गया है। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि घूमने लायक जगह भी है।
और सबसे बड़ी बात ये एक नोएडा में ये थीम पार्क है, जो मेरी जानकारी के हिसाब से ये पहला पार्क है। और सबसे बड़े हमारे ऋषि मुनियों के जो आविष्कार हैं उसके बारे में यहाँ पे वीडियो बनाई जाती है, दिखाई जाती है। तो लोग शाम को यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और लोग अपने ऑफिसों से शाम को जब उनके टाइम मिलता है तो यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए अपने परिवार के साथ। तो ये सौभाग्य जो है मुझे मिल पाया। आज मेरी छुट्टी थी और ये वीडियो मैंने काफ़ी दिनों से बना के रखा था, मगर मेरे पास समय का अभाव था, जिस वजह से ये मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मैंने आज कोशिश की कि आज इस वीडियो को मैं डाल दूं आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ मेरी पारिवारिक समस्याओं के कारण और कुछ थोड़ा सा समय का अभाव है मेरे पास, जिस वजह से मैं रोज़ वीडियो नहीं बना पाता हूं। और मैंने हमेशा आपको अपनी वीडियो में ये कहा है कि आप लोग मेरे परिवार की तरह हैं। आप लोगों से कोई बात मुझे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग मेरे साथ बना रहे। तो आप लोग ये पार्क देखें। इस पार्क में इसका एरिया काफ़ी बड़ा है और इस पार्क के अंदर अनेकों प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं और बहुत कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे शाम को फाउंटेन भी चलाया जाता है और काफ़ी बड़ा फाउंटेन बनाया गया है यहाँ पे फाउंटेन। और ये देखिए, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मैं। तो इन लोगों की काफ़ी दिनों से इच्छाएं थी कि हम लोगों को घूमने के लिए चलना है। तो मैंने कहा चलो आज टाइम भी हमारे पास है। तो यहाँ आने के बाद उनको भूख भी लग गई, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ खा लें। तो हमने कहा ठीक है, खा लीजिए आप लोग। तो जीवन में यही है, जो ये समय जो है अपने परिवार के साथ, इसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। और जीवन में हमेशा जो समय मिले तो अपने परिवार के साथ आपको समय अपना बिताना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आपके पास समय मिले तो अपने परिवार के साथ आप घूमने जाएं। और हमेशा कोशिश ये करें कि उनकी विचारधाराओं के बारे में समझें, उनके मन के भाव को समझें। और जब भी आप लोगों को कुछ मायूसी महसूस हो तो आप हमेशा अच्छे दिनों को याद करें, क्योंकि जीवन में समय जो है एक जैसा नहीं होता है। कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है। तो इस तरह की चर्चाएं तो होती ही रहती हैं और जीवन में जो मनुष्य ने जन्म लिया है उसके जीवन में कष्ट आना तो स्वाभाविक है। तो आप लोग ये देखिए, मेरे पीछे आप लोग बिल्डिंग देख रहे होंगे और काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं। और इस पार्क में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि परिवार लेके आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो सुरक्षा आपके लिए मस्ट है। क्योंकि मान लो हर तरह के मानसिकता के लोग पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात, यहाँ लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो शाम के समय भी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे दिन है। और ये देखिए, फाउंटेन शुरू हो गया है, तो हम लोग भी चलते हैं उधर ही धीरे धीरे और आप लोगों को थोड़ी देर में फाउंटेन का नज़ारा दिखाएंगे। क्योंकि और हम लोग यहाँ पे देखिए फाउंटेन के पास में आ गए, यहाँ भीड़ भी है काफ़ी। और पार्क के बीचों बीच बनाया ये फाउंटेन काफ़ी अपने में रोचक है और काफ़ी सुंदर बनाया गया है पार्क। और आप लोग इस फाउंटेन को देखेंगे तो इसके आसपास का जो एरिया है काफ़ी साफ है। और सबसे बड़ी बात, ये वैदिक पार्क है और थीम पार्क है और यहाँ की लाइटिंग जो है बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को देखते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब आप मुझे मेरे चैनल को करते हैं या आप मुझे लाइक करते हैं, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि जो भी मेरे पास समय बचता है मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि उस समय में मैं वीडियो बनाऊँ। और वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में टाइम लगता है,
और फिर मुझे ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह मैं दिखा पाऊँ। तो जो भी मेरे पास समय बचता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी चीज़ें दिखाऊं। तो और आप लोग मेरे आसपास में देख रहे होंगे, काफ़ी लोग हैं, बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है और अभी थोड़ा सा और अंधेरा हो जाएगा तो हमारे वैदिक काल के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या क्या खोज की थी उसका भी वीडियो आप इसी वीडियो में देखेंगे आप। यहाँ का शाम का जो दृश्य होता है काफ़ी मनमोहक मुझे महसूस होता है, क्योंकि लोग जो है अपनी सारी चिंताओं से दूर होते हैं और उनके मन में इस तरह का भाव भी नहीं होता है और ना ही कोई जल्दीबाजी होती है, क्योंकि शाम का समय जो होता है अपने लिए बड़ा कीमती होता है और खासकर अपने परिवार के साथ आदमी जाए वहाँ घूमने के लिए तो वो बड़े सौभाग्य की बात है। और काफ़ी दिनों से मेरी विचारधारा भी थी तो मैंने कहा कि चलो, और हमारे 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक वेद का नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ तो वो मैं आपको थोड़ी देर में करेक्ट कर दूंगा। तो ये जो है वेद हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हुए, और आप बीच में फाउंटेन का नज़ारा देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी रोचक है। यहाँ पे आने पे आपको महसूस होता है काफ़ी सुकून सा भरा समय होता है ये, और बारिश के मौसम में अगर इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिले तो आपके लिए बड़ा अच्छी बातें हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और आप लोग इस फाउंटेन का नज़ारा देखते रहें तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि शाम का समय जो है बड़ा ही अच्छा होता है और शाम को घूमना चाहिए, जिससे आपके शरीर को हवा लगेगी और आपका मन फ्रेश रहेगा। और थोड़ा शाम को घूमने से बच्चों को भी थोड़ा सा, मान लो भी दिन भर अपने बच्चे पढ़ते लिखते रहते हैं, जिससे उनको भी मानसिक दबाव बहुत होता है उनके ऊपर। तो शाम को कोशिश करें थोड़ा सा उनको घुमा लाएं, और दिन भर तो वो बच्चे बिजी रहते हैं। तो जब भी आपको समय मिले अपने परिवार के साथ तो आप पार्क घूमने जरूर जाएं। और यहाँ पे पार्क में ज़्यादा इसमें एक टिकट लगता है लगभग 20 रुपए का, और 60 साल से अगर ऊपर के हैं आप तो फ्री है। और छोटे बच्चे अगर 5 साल से नीचे के हैं तो उनका टिकट नहीं लगता है, अगर उसके ऊपर के हैं तो टिकट आपको लगेगा बच्चों को। तो आप लोग देख रहे हैं थोड़ा शाम हो गई है और ये आप कलाकृतियाँ देखिए, और ये जो चित्र बने हुए हैं काफ़ी सुंदर बनाए गए हैं। और शाम के समय थोड़ा सा अंधेरा हो जाने की वजह से वीडियो उतनी क्लियर नहीं हो पाती है। तो भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेद वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। वेद परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और
अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वे संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायर कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यज्ञनीय परमात्मा को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र दस्ता ऋषि कहते हैं, तस्मात् जातस्य वरुणः समानि जग्गिरे छन्दांसि जग्गिरे तस्मात् युजुष्ट स्माद् जायते। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है, उसे ऋग कहते हैं। ऋग्यते स्तूयते अन्या इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनेक अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है, उसे यजुष कहते हैं। अन्यथा श्रावतानि यजुर। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद, गीत ही साम है, गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद, अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर
वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, दंतज्ञ, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शिखग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में यूनिक कास्ट 500 व सॉल्डर लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लॉन्च रिंग डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोधव बैटरी बोन भी कहते हैं। कुंभों उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार, सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत तार आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते थे।
गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग्य कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा रसीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र। प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी शाह सूर्य कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूँ। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन। आप जब शाम को आएंगे तो यहाँ की खामोशी को आप महसूस करेंगे। जितना यहाँ का वातावरण बिल्कुल साफ है और शांत है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पार्क में बैठे हुए हैं। और इस भीड़ भाड़ के शहर में और इतना समय मिल जाए सुकून के लिए तो ये हमारे लिए कम नहीं है, बड़े ही फ़ख्र की बात है। और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, आप मेरे परिवार की तरह हैं। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो मुझे मोटिवेशन का काम करता है। और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे पे बना होना चाहिए। राधे राधे।